हेलो एवरीवन, हम हरियाणा जी के कर रहे थे और हरियाणा जी के में हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ था लोक नाट्य, जिनको हम सांग या स्वांग बोलते हैं। और वहाँ पे हम 20वीं सदी में आ गए थे। 20वीं सदी में जो आपके प्रमुख सांगी हुए उनके बारे में कर रहे थे। तो लास्ट हमने किया था पंडित दीपचंद जी के बारे में कि दीपचंद जी का संबंध कहाँ से है, उन्होंने किस किस चीज़ की शुरुआत की, उनके जैसे उनका गांव कौन सा था, आपका शेरी खांडा सोनीपत का था, इनको हरियाणा का कालिदास और शेक्सपियर बोला जाता था। इनके बारे में हमने कंप्लीट कर लिया था। फिर हमने देखा था इनके एक शिष्य थे हरदेवा या हरदेव स्वामी, जो गोलर रोहतक से थे, और उनके शिष्य थे बाजे भगत। तो आज हम किन से स्टार्ट करेंगे? बाजे भगत से स्टार्ट करेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं किन से? बाजे भगत, जो हमारे 20वीं सदी के महत्वपूर्ण सांगी थे। बाजे भगत का भी संबंध कहाँ से है? इनका भी संबंध आपके सोनीपत से है। सोनीपत में एक गांव है, कौन सा? सिसाना गांव। कौन सा गांव है? सिसाना। सिसाना गांव सोनीपत से संबंध किनका है? बाजे भगत जी का है। कहाँ से है? सोनीपत के सिसाना गांव से इनका संबंध है। और इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? इनका जन्म आपके 16 जुलाई 1898 को हुआ था। कब हुआ था बाजे भगत जी का जन्म? 16 जुलाई 1898 में सोनीपत के एक गांव सिसाना में हुआ था। उस दिन क्या था? उस दिन आपका विक्रम संवत का सावन मास था। सावन मास में इनका जन्म हुआ था। अगर हम इनके पिता की बात करें, इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम बदलू राम था। क्या नाम था इनके पिता का? नाम बदलू राम। और इनकी माता जी का क्या नाम था? इनकी माता का नाम था बदामो देवी। क्या नाम था? बदामो देवी। ठीक है। आपके जो बाजे भगत थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था? सोनीपत के सिसाना गांव में हुआ था। कब हुआ था? 16 जुलाई 1898 को हुआ था। इनके पिता का नाम क्या है? बदलू राम। और इनकी माता का नाम क्या था? बदामो देवी था। जो आपके बाजे भगत थे, ये आपके जो पंडित लक्ष्मी चंद थे, जिनको हम दादा लक्ष्मी चंद कह देते हैं, इनसे भी पहले बहुत प्रसिद्ध सांगी थे। और बाजे भगत के गुरु का क्या नाम था? हमने अभी पीछे किया था। इनके गुरु का नाम क्या था? हरदेवा था। हरदेव सिंह कह दो या हरदेवा कह दो। ठीक है, हरदेवा था। और हरदेवा के गुरु का नाम क्या था? पंडित दीपचंद था। ठीक है। बाजे भगत कैसे आदमी थे? बाजे भगत बहुत दयालु टाइप आदमी थे, जिन्होंने इनकी हत्या की थी। एक आदमी थे टेकचंद नाम के, उन्होंने इनकी हत्या की थी। हत्या किसने की? टेकचंद ने। जो ये टेकचंद थे, ये इतने दयालु थे कि इन्होंने इन पे अटैक किया। तो हत्या तो हो ही गई थी उस अटैक के बाद। फिर भी इन्होंने टेकचंद जी को क्या कहा? इनको माफ़ कर दिया और ये बोला कि तू यहाँ से भाग जा भाई, अगर तू यहाँ से नहीं भागा तो मेरे परिवार वाले आके तेरे को मार देंगे। इस टाइप के दयालु टाइप आदमी थे ये। और जो आपके बाजे भगत थे, कैसे कवि थे? इन्होंने किन की जीवनियाँ पेश की अपने सांगों के माध्यम से? इन्होंने जो सांग पेश किए वो कैसे पेश किए? जो हमारे महापुरुष थे, महापुरुषों की जीवनियों पर इन्होंने, जीवनी गलत लिख दिया ना, महापुरुषों की जीवनी पर अपने सांग प्रस्तुत किए थे। सांगों के माध्यम से प्रस्तुत किया था। किनका प्रस्तुत किया था? महापुरुषों की जीवनी ये प्रस्तुत करते थे, पेश करते थे सांगों के माध्यम से। और अगर आप इनकी रागनियों का माध्यम समझें तो इनकी जो रागनी होती थी, वो रागनी किस पे होती थी? एक तो आपके राजा हरिश्चंद्र पे। ठीक है। और हरिश्चंद्र जी के बारे में क्या बताया जाता है कि हरियाणा के नाम में इनका भी रोल है। हरिश्चंद्र जी ने आके हरियाणा में एक गांव बसाया था, ऐसा बोला जाता है भाई। तो इनकी रागनी में आप क्या क्या देखते हो? किनकी जीवनियाँ देखते हो? राजा हरिश्चंद्र की जीवनियाँ देखते हो, गोपीचंद्र एक्सेट्रा, इनकी हमें जीवनियाँ देखने को मिलती है इनकी रागनियों में। जो आपके बाजे भगत थे, ये कैसे गायक थे? अगर हम गायक की बात करें तो ये कैसे गायक थे? ये क्लासिकल म्यूजिक के गायक थे। कैसे थे?
क्लासिकल म्यूजिक पे ये अपना सॉन्ग प्रस्तुत करते थे। इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी अश्लील गाने नहीं गाए भाई, अश्लील सॉन्ग नहीं दिखाए, ना गाने गाए, ऐसा कुछ भी नहीं था। इसलिए लोग बाजे भगत इनको कह के पुकारते हैं। जबकि इनका असली नाम क्या था, अगर हम इनके असली नाम की बात आ जाए, यहाँ पे लिख देती हूँ। इनका जो रियल नेम था वो क्या था, इनका रियल नेम था भाई आपका बाजे राम। क्या था, बाजे राम। लेकिन लोग इनको क्या कह के बुलाते थे, बाजे भगत। इनकी एक प्रसिद्ध रचना थी, इनकी रचना का नाम क्या था, मैं निर्धन कंगाल आदमी। क्या था, मैं निर्धन कंगाल आदमी। मैं निर्धन कंगाल आदमी किसकी रचना है, आपके बाजे भगत जी की रचना है। और सिसाना गांव में बाजे भगत की प्रतिमा भी लगी है। इनकी प्रतिमा कहाँ लगी है, जहाँ पे इनका जन्म हुआ था, आपके सिसाना गांव सोनीपत में इनकी क्या लगी हुई है, प्रतिमा लगी हुई है। ठीक है, इतना हमने कर लिया बाजे भगत जी के बारे में कि इनका संबंध कहाँ से है, सोनीपत के सिसाना गांव से है। इनका जन्म कब हुआ था, 16 जुलाई 1898 को होता, 1898 में हुआ था। जो इनके पिता थे वो बदलू राम जी थे, माता बदामो देवी थी। और जो आपके बाजे भगत हैं, इनकी हत्या किन्होंने की थी, टेकचंद ने की थी। और बाजे भगत ने अपने सांगों में किन की प्रस्तुति पेश की है, महापुरुषों की जीवनियों को पेश किया है। इनकी रागनियाँ किन की जीवनियों पे थी, राजा हरिश्चंद्र, गोपीचंद्र जैसे करेक्टर्स पे होती थी, जो ये महान राजा होते थे इनके। और इनको ये कौन सा म्यूज़िक अपना प्रस्तुत करते थे, क्लासिकल गायक थे। ठीक है, क्लासिकल सिंगर थे ये। और इन्होंने अपनी पूरी लाइफ में कभी भी कोई अश्लीलता का गाना नहीं गाया। इसलिए लोग इनको क्या कह के बोलते थे, बाजे भगत। जबकि इनका वास्तविक नाम क्या था, बाजे राम। बाजे भगत की प्रसिद्ध रचना कौन सी है, मैं निर्धन कंगाल आदमी। और इनकी प्रतिमा आपको कहाँ देखने को मिलेगी, जहाँ पर ये पैदा हुए थे, इनका गांव सिसाना। ठीक है, नेक्स्ट हमारे कौन थे, दादा लक्ष्मी चंद, या जिनको हम पंडित लक्ष्मी चंद भी बोलते हैं। पंडित लक्ष्मी चंद, जो हमारे पंडित लक्ष्मी चंद हैं या दादा लक्ष्मी चंद हैं, ये दीपचंद के बाद हरियाणा के दूसरा इनका नाम फेमस है भाई। ठीक है, दीपचंद के बाद इनको दूसरे नंबर पर महान सांगी बोला जाता है। और इनका संबंध कहाँ से है, ये भी आपके सोनीपत से ही रिलेट करते हैं। ठीक है, आपके दीपचंद भी सोनीपत से थे, बाजे भगत भी सोनीपत से थे। और आपके पंडित लक्ष्मी चंद भी कहाँ से हैं, जाटी कला गांव सोनीपत। ठीक है, और जो आपके ये पंडित लक्ष्मी चंद जी हैं, इनको क्या नाम दे के पुकारा जाता है, इनको बोला जाता है सूर्य कवि, कवि सूर्य। ठीक है, सूर्या कवि, कवि सूर्य, ये इनके नाम है। यानी कि सूर्य जिसकी आगे लग जाए या पीछे लग जाए वो कौन है, आपके पंडित लक्ष्मी चंद जी हैं। और जो हमारे ये पंडित लक्ष्मी चंद जी हैं, इनको क्या बोला जाता है, इनको सांग सम्राट बोला जाता है, संगीत का तानसेन बोला जाता है। और क्या बोला जाता है इनको सूर्यहार बोला जाता है, सूर्य कवि बोला जाता है, और गंधर्व पुरुष बोला जाता है, गंधर्व पुरुष, दादा लक्ष्मी। और आप देखोगे इनको सूफी दर्शन की मीरा, संपूर्ण कविता के कालिदास, ठीक है। इनको किन किन नामों से पुकारा जाता है, आपके इनको पुकारा जाता है सूर्य कवि, सांग सम्राट, संगीत के तानसेन। ठीक है, और आपके संपूर्ण कविता का कालिदास। और हरियाणा के कालिदास किनको बोला जाता था, पंडित दीपचंद को। लेकिन इसके संपूर्ण कविता का कालिदास दादा लक्ष्मी चंद, और आपके हरियाणा के कालिदास कौन है, पंडित दीपचंद। इस चीज को याद रखना। सूफी दर्शन की मीरा, सूर्यहार, संगीत का तानसेन, संपूर्ण कविता के कालिदास, गंधर्व पुरुष दादा लक्ष्मी, इन उपनामों से हम इनको जानते हैं।
और इनके बारे में क्या बोला जाता है, इन्होंने गायन की रागनी शैली में काफ़ी सुधार किया था। गायन रागिनी शैली में काफ़ी सुधार किया था। इनके लिए क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है आधुनिक रागनी के जनक। आपको क्वेश्चन आ जाए आधुनिक यानी कि मॉडर्न रागनी के जनक कौन है, आधुनिक रागनी के जनक इनको बोला जाता है। और इनका जो प्रिय छंद था, प्रिय छंद, इनका प्रिय छंद कौन सा होता था, डोली छंद। कौन सा होता था, डोली छंद। इनका प्रमुख प्रिय छंद कौन सा था, डोली छंद था। ठीक है, अगर हम देखें तो गायन रागनी शैली में इन्होंने काफ़ी विकास किया, और विकास करने के साथ साथ इनको क्या बोला गया, आधुनिक रागनी के जनक बोला गया। और इनको बोला गया, इनका जो प्रिय छंद था वो कौन सा था, डोली छंद था। ठीक है, डोली छंद। जो ये आपका डोली छंद है, ये एक दोहा छंद होता था। इसको हम क्या बोलते थे, दोहा छंद। एक सेकंड रुकना। जो आपका ये डोली छंद होता था, ये कैसा होता था कि कविता की लाइन होती थी, कविता की लाइन को जो गीत के रूप में चौपाई छंद भी बोल देते हैं, जिसको हम दोहा छंद बोल देते हैं, चौपाई छंद बोल देते हैं। ठीक है, या चप्पल चाबुक चबोला छंद भी बोल देते हैं। यानी कि जो कविता के रूप में गाया जाता था। ठीक है, कविता के रूप में जो चीज़ गाई जाती थी उसको हम बोलते हैं डोली छंद। जो आपके इनके प्रिय गुरु कौन थे, लक्ष्मीचंद जी के अगर गुरु की बात करें तो ये अपने गुरु को मानते थे मान सिंह को। किनको मानते थे अपना गुरु, मान सिंह को मानते थे। और आपके जो लक्ष्मीचंद थे ये कैसे थे, ये निरक्षर थे। निरक्षर थे यानी कि ये कैसे थे, अनपढ़ थे। फिर भी देखो इन्होंने कितना कुछ किया। अगर आप इनकी बात करो, इनके पास कोई भी आपकी औपचारिक शिक्षा नहीं थी, इसके बाद भी इन्होंने विधिवत शिक्षा न ग्रहण करने पे भी लोक गायन में पंडित लक्ष्मीचंद पर एक अनुसंधान कार्य भी किया गया। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए कि जिनको एक औपचारिक शिक्षा नहीं मिली, फिर भी जिनके लोक गायक पर एक रिसर्च की गई, कहाँ की गई है, इनके नाम पर क्या बनाया गया है, आप इस चीज़ को याद कर लो। पंडित लक्ष्मी चंद अनुसंधान कार्य किया गया इनके ऊपर। ठीक है, जो आपके लक्ष्मीचंद थे, इनके शिष्य कौन थे, इनके शिष्य थे आपके एक तो पंडित मांगेराम। कौन थे, पंडित मांगेराम। और कौन थे, फौजी जाट मेहर सिंह। फौजी थे ये जाट मेहर सिंह। ठीक है, ये इनके क्या थे, शिष्य थे। अब हम बात करें अगर किन की, फौजी मेहर सिंह की ही अगर हम बात करें, अब हम सेकंड क्या निकालते हैं, किन को लेते हैं, चलो पहले पंडित मांगेचंद को लेते हैं, साथ के साथ लेके चलेंगे इनको। जो इनके शिष्य थे वो कौन थे, पंडित मांगेचंद। जो आपके पंडित मांगेचंद है, इनका भी संबंध कहाँ से था, सिसाना गांव सोनीपत से था। कहाँ से था इनका संबंध, सिसाना गांव सोनीपत से था। इनके गुरु कौन थे, पंडित लक्ष्मीचंद थे। इनका जो पालन पोषण है वो कहाँ हुआ था, इनका पालन पोषण आपके सोनीपत में ही एक गांव था जो इनके नाना का गांव था। कौन सा, पाणची। कहाँ पर है ये, सोनीपत। यानी कि इनका जो बचपन है वो कहाँ बीता था, इनके नाना, और इनके नाना का नाम क्या था, उधमी राम। ठीक है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, इस वजह से ही पाणची वासी। पाणची वासी किनको बोला जाता है, आपके पंडित
राम को बोला, मैंने मांगे चंद लिख दिया भाई, मांगे चंद नहीं, मांगे राम। ठीक है, मांगे राम को क्या बोला जाता है? पाणची वासी बोला जाता है। अगर हम इनके उपनाम की बात करें, पंडित मांगे राम का उपनाम क्या था? इनका उपनाम हमें मिलता है कवियों में श्रेष्ठ, यानी कि कवि शिरोमणि। कवि शिरोमणि के नाम से कौन फेमस हैं आपके? पंडित मांगे राम। इनकी प्रमुख प्रस्तुति कौन सी थी? इनकी प्रमुख प्रस्तुति हमें देखने को मिलती है गंगा जी तेरे खेत में। तो क्वेश्चन आ जाए, गंगा जी तेरे खेत में किनकी प्रस्तुति है? तो हम किनकी कह देंगे? पंडित मांगे राम जी की है। कौन सी? गंगा जी तेरे खेत में। ठीक है, और ये अपने गानों में किस चीज़ का, जो अपने सॉन्ग होते थे, इसमें किस चीज़ का प्रयोग करते थे? ये प्रयोग करते थे भाषा का प्रयोग, प्लस साथ में मुहावरे बोलते थे। क्या बोलते थे? मुहावरे। ठीक है, और इन्होंने लगभग 37 सांगों की रचना की थी। लगभग 37 सांगों की रचना। जो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो हमारे पहले पीएम थे, ये पंडित मांगे राम का सांग देखने के लिए आए थे। ठीक है, और 1962 में क्या हुआ था? इन्होंने, जो आपके पंडित मांगे राम हैं, इन्होंने एक सभा की स्टार्टिंग की थी। कौन सी सभा की? गंधर्व सभा की स्थापना की थी। तो गंधर्व सभा की स्थापना किन्होंने की थी? पंडित मांगे राम जी ने की थी। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष थे, गंधर्व सभा के अध्यक्ष, इस सभा के अध्यक्ष थे। और गंधर्व सभा की स्थापना कब हुई थी? 1962 में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष आपके पंडित मांगे राम ही थे। और प्लस इसमें अदर मेंबर के अन्य सदस्यों की बात करें, अन्य सदस्य, एक तो आपके पंडित मांगे राम हो गए, प्लस 4 प्रमुख सांगी और थे। यानी कि टोटल मेंबर कितने थे गंधर्व सभा में? टोटल मेंबर आपके 5 थे। कितने थे? 5 थे। अब हम बात करें कि भाई लक्ष्मी चंद जी के जो दूसरे आपके शिष्य थे, कौन? फौजी मेहर सिंह। फौजी मेहर सिंह, इनका भी जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ, फौजी मेहर सिंह का जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ था 1918 में। ठीक है, और इनकी जो मृत्यु हो गई थी भाई, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ही हो गई थी, 1944। ठीक है, ये इनका टाइम पीरियड था। जो इनका गांव कहाँ से संबंध रखते थे? ये थे आपके सोनीपत के ही। कौन सा गांव? बरोड़ा। बरोड़ा गांव से किनका संबंध था? फौजी मेहर सिंह का संबंध था। और इनके उपनाम क्या मिलते हैं हमें? इनके उपनाम मिलते हैं हमें शहीद कवि। शहीद कवि फौजी मेहर सिंह को बोला जाता था। अमर कवि, जाट कवि, और आपके फौजी कवि, जन कवि। ठीक है, इन नामों से इनको जाना जाता था। शहीद कवि, अमर कवि, जाट कवि, फौजी कवि, जन कवि। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? 1918 में, और 1944 में इनकी मृत्यु हो गई थी, शहीद हो गए थे ये। इनका संबंध कहाँ से है? सोनीपत के बरोड़ा गांव से है। ये जो आपके फौजी मेहर सिंह थे, ये किस के सिपाही थे? इनका संबंध किससे था? इनका संबंध आपके आज़ाद हिंद फौज से था।
या ये कह सकते हो कि ये आज़ाद हिंद फौज के सिपाही थे। ठीक है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे सिंगापुर में शहीद हुए थे। ठीक है, कब शहीद हुए थे ये? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे 1944 में सिंगापुर में शहीद हुए थे। आज़ाद हिंद फौज के सिपाही थे और सुभाष चंद्र बोस से इनका काफ़ी विशेष लगाव था, क्योंकि मेहर सिंह अपनी रागनियों से सैनिकों को उत्साहित करते थे। ठीक है, अगर हम इनके सांग की बात करें, इनके सांग कौन कौन से थे? अंजना पवन, सरवर नीर, और इन्होंने कई फुटकर रागनियाँ भी लिखी थी। ठीक है, इनकी जो ज़्यादातर रागनी होती थी उनमें हमें फौजी जीवन की झलक देखने को मिलती थी। झलक इनकी रागनियों में देखने को मिलती थी। जैसे देखो, इन्होंने एक रागनी लिखी थी जिसमें क्या बोला इन्होंने? साथ रहणिये संग के साथी, दया मेरे पे फेर दिया। सांग रहणिये संग के साथी, दया मेरे पे फेर दिया। देश के ऊपर जान झोंक दी, लिख चिट्ठी में गैर दियो। ठीक है, और हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा इनके नाम पर जन कवि मेहर सिंह पुरस्कार भी दिया जाता है। ठीक है, तो जन कवि मेहर सिंह पुरस्कार, जिसकी राशि कितनी है? 2.5 लाख रुपए है। ठीक है, किसके द्वारा दिया जाता है? हरियाणा साहित्यिक अकादमी द्वारा ये दिया जाता है। ठीक है, फिर एक थे आपके दयाचंद मायना। अब हम किनकी बात करते हैं? दयाचंद मायना जी की बात करते हैं। जो ये दयाचंद मायना जी हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था मायना गांव, रोहतक में। कहाँ हुआ था? मायना, रोहतक में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? इनका जन्म हुआ था भाई 1915 में। और आपके फौजी मेहर सिंह का जन्म कब हुआ था? 1918 में। और इनका जो उपनाम है दयाचंद मायना जी को क्या बोला जाता है? हरियाणा का जॉन मिल्टन। ठीक है, हरियाणा का जोहन मिल्टन किनको बोला जाता है? आपके दयाचंद मायना जी को बोलते हैं। जो इनका प्रसिद्ध नाटक था वो कौन सा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये क्या था? इनका प्रसिद्ध नाटक था। और इन्होंने भाई सांग और रागनियों के माध्यम में भी काफ़ी भूमिका निभाई है। इन्होंने एक बुक लिखी थी या एक रागनी लिखी थी। बुक, इनकी एक बुक थी। ठीक है, या ये भी कह सकते हो 19 किस्सा, प्ले इन हरियाणा, ये लिखा था इन्होंने। ठीक है, क्या लिखा था? 19 किस्सा, प्ले इन हरियाणा, ये लिखा था। और इनकी हमें 150 प्लस रागनियाँ देखने को मिलती हैं। कितनी? 150 प्लस। अगर हम इनकी प्रसिद्ध रागनी की बात करें, इनकी जो प्रसिद्ध रागनी थी वो आपकी प्रसिद्ध रागनी थी पानी आली पानी प्यादे। पानी आली पानी प्यादे, कि उठा कर ढोल खड़ी होगी, के कुएं का नीर सपड़ गया, जो तू अनबोल खड़ी होगी। कुछ इसी टाइप की वर्डिंग है इस रागनी की।
ठीक है, जिस पे आपका गाना भी बना हुआ है, पानी आड़ी पानी प्या दे, क्यों अनबोल खड़ी होगी, के कुएं का नीर सपट गया, ठाके ढोल खड़ी होगी। ठीक है, जो ये है आपकी पानी आड़ी पानी प्या दे, इसको राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। और जो आपके दयाचंद मायना जी हैं, ये हरियाणा के एकमात्र हरियाणवी कवि हैं जिनको राष्ट्रीय कवि का दर्जा मिला है। ठीक है, और अगर आप देखें तो इनके नाम पर आपका एक पुरस्कार स्टार्ट किया गया है। कौन सा? लोक कवि दयाचंद मायना पुरस्कार, ये स्टार्ट किया गया है। इसमें भी आपकी राशि कितनी है? 2.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ठीक है, फिर हमारे नेक्स्ट हम करते हैं किन का, आपके जो हमने एक गंधर्व सभा देखी थी। क्या देखी थी? गंधर्व सभा, जिसके आपके अध्यक्ष कौन थे? पंडित लक्ष्मीचंद जी थे। ओ सॉरी, आपके पंडित मांगेराम थे। गंधर्व सभा, ठीक है, इसमें 5 प्रमुख सांगी थे जिन्होंने शुरू की थी, जिनमें से आपका पहला नाम कौन थे? पंडित मांगेराम, जो क्या थे? अध्यक्ष थे। सेकंड इसमें थे आपके पंडित सुल्तान। कौन थे? पंडित सुल्तान। पंडित सुल्तान का संबंध आपके रोद गांव है ना, रोद गांव रोहतक से थे ये। ठीक है, और ये लक्ष्मीचंद के शिष्य थे। और उनके साथ ही रहते थे सारी ज़िंदगी, इन्होंने लक्ष्मीचंद जी के साथ ही निकाली। और पर ये ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं हो पाए थे। पर लक्ष्मीचंद जी की जब मौत हुई तो उस बेड़े को आगे जाके इन्होंने सांग प्रस्तुत किया था। फिर गंधर्व सभा के आपके 3rd मेंबर थे रामकृष्ण व्यास जी, जिनका संबंध आपके नारनौंद से है, जिनको हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। इनका संबंध कहाँ से है? नारनौंद हांसी से है भाई। ठीक है, क्योंकि हांसी अब हमारा एक नया जिला बन चुका है। ठीक है, और रामकृष्ण व्यास जी की जो रचनाएं हैं, इनकी रचनाओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। किस विश्वविद्यालय द्वारा? कौन सा विश्वविद्यालय है? आपका कुरुक्षेत्र KU के द्वारा। ठीक है, इनकी रचनाओं को शामिल किया गया है। और ऐसा माना जाता है कि भी 1206 यानी कि 13वीं सदी में नारनौल के गुजराती ब्राह्मण बिहारी लाल से हुई थी स्टार्टिंग। इन्होंने ऐसा बताया है। और इन्होंने अपने जो सांग थे उनके माध्यम से सामाजिक कार्यों के लिए करोड़ों रुपए एकत्रित किए थे। ठीक है, और जो ये आपके रामकृष्ण व्यास जी थे, इनके बारे में एक और चीज़ लिखो। आकाशवाणी रोहतक और कुरुक्षेत्र के लिए गाते थे ये। ठीक है, और इनके बड़े जो बेटे थे वो भी आकाशवाणी रोहतक के लिए ही गाते थे। फिर उसके बाद आपके जो चौथे मेंबर थे गंधर्व सभा के, वो थे राजा धनपत सिंह। कौन थे? राजा नहीं, राय धनपत सिंह। कौन थे? राय धनपत सिंह। इनका संबंध आपके रोहतक के निदाना गांव, जो महम का हिस्सा है, निदाना, जो कहाँ पर पड़ता है? आपके महम रोहतक, यहाँ पे हुआ था, यहाँ से संबंध था। इनके गुरु कौन थे भाई? जमुआ मीर।
जमुआ मीर का संबंध भी आपके रोहतक के सुनारिया से था, जहाँ पे सुनारिया जेल है, ठीक है, सुनारिया रोहतक, यहाँ पे हुआ था। इनका जो उपनाम है वो क्या था? राय धनपत सिंह का उच्च नाम क्या था? ऊंचे सुर के कवि। ऊंचे सुर के कवि किनको बोला जाता था? ऊंचे सुर के कवि के नाम से हम राय धनपत सिंह को जानते हैं। और अगर हम इनके सांग की बात करें तो इन्होंने कौन कौन से सांग लिखे थे? लीलो चमन। कौन सा सांग था? लीलो चमन। लीलो चमन किसके ऊपर था? भारत पाकिस्तान या भारत पाक विभाजन पर आधारित था। कौन सा? लीलो चमन, ठीक है। इस सॉन्ग की धमक पाकिस्तान तक सुनाई दी थी। फिर 5वें गंधर्व सभा के मेंबर कौन थे? चंद्रबादी। जो ये चंद्रबादी हैं, इनका संबंध आपके यूपी के दादरी से था। दादरी कह दो या दत्तनगर कह दो, ठीक है, यहाँ से इनका संबंध था। और इन्होंने काफ़ी सांगों में परिवर्तन किए। सांगों को टिकटों पर दिखाना स्टार्ट किया था इन्होंने क्या किया था? सांगों को टिकटॉक नहीं भाई, टिकटों पर दिखाना शुरू किया, ठीक है। और सांगों में फिल्मी तर्जों का प्रयोग किया। सांगों में स्वाभाविकता लाने के लिए पुरुष के स्थान पर महिला नर्तकियों को भी इन्होंने शामिल किया था। के साथ नहीं, स्थान पर। ठीक है, पर ये ज़्यादा सफल नहीं हुए थे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे हमारे प्रमुख सांगी और उनके सांग, जैसे किशनलाल भट्ट के कौन कौन से सांग थे। नौटंकी था, लैला मजनू, हीर रांझा, जैसे आपके अली बख्श के राजा नल का बगावत, नल का छड़ाव, फिसाना, अजाइब, पद्मावत, कृष्ण लीला, अलवर का सिफतनामा, ये हम करेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट